मैम आगे स्लाइड, ये स्लाइड्स का इसमें मैम साइज काफी बड़ा है आपको। ओके, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन मैम बहुत सारी मसला ये होता है कि स्ट्रेटजीज बन तो जाती हैं, लेकिन उसको उसके अनसक्सेसफुल होने की वजह ये होती है कि उसको इम्प्लीमेंट सही नहीं किया जाता। ओके, और 10% स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ लेस देन 10% ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती हैं स्ट्रेटजीज। इसके बाद में जो मेन टॉपिक है वो है फाइनेंस और अकाउंटिंग इश्यूज। इसमें फाइनेंस और अकाउंटिंग इश्यूज वो इश्यूज होते हैं जो हमारे मतलब कैपिटल मनी इससे रिलेटेड होते हैं। इसमें जो हमारा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इस स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का उसमें आता है क्यूरिंग नीडेड कैपिटल, कि हमारे पास कितना कैपिटल है। डेवलप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिसमें हम अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन की बेस पे हम अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कि अगर हमारा आज सपोज आज हमें इस पे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर में इतना होगा, और ये ऑलमोस्ट इसको 5% ज्यादा रखा जाता है। उसके बाद हम फाइनेंशियल बजट बनाते हैं, उसके बाद हम वर्थ बिजनेस की कैलकुलेट करते हैं। इसमें वर्थ में ये होता है कि हमारा बिजनेस है क्या, हमारे पास क्या है, और हम फ्यूचर में गेन क्या करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद हमें कि सम डिसीजंस दैट रिक्वायर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि जब हम ये इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फाइनेंस की करने लगते हैं तो उसके लिए हमें कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसमें होता है कि रेज कैपिटल, जब हम फाइनेंस हमने अपना फाइनेंस का पूरा करना होता है तो हमें ये होता है कि हमने कैपिटल लाना कहाँ से है। तो जो हम कैपिटल रेज करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से करती है, या तो वो डेट शॉर्ट टर्म डेट लेती है, ये लॉन्ग टर्म डेट लेती है, प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक। ये मैम बेसिकली कैपिटल दो चीजों से होता है, या तो स्टॉक से होता है और या इंटरेस्ट से होता है। स्टॉक में ये होता है कि या तो वो शेयर इशू कर देते हैं और वो प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म डेट में ये होता है कि वो बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं और उससे वो अपना फाइनेंसिंग जो एक्टिविटीज है वो कर लेते हैं। उसके बाद होता है लीज और बाय फिक्स्ड एसेट्स की, जो कैपिटल अगर कम है तो हम फिर हम ये डिसीजन हमें लेना होता है कि जो हम एसेट्स की हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हमने किसी से लीज पे लेना है या अपने फिक्स्ड एसेट परचेज करना है। उसके बाद होता है डिटरमाइन अप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि हमने डिविडेंड की रेशियो क्या देनी है। उसके बाद लाइफ ऑफ फाइफो और मार्केट वैल्यू अकाउंटिंग। मैम ये लाइफ ऑफ फाइफो ये कि लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लाइफो में ये है कि जो लास्ट जो मैम वो असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला है कि जो लास्ट पे है उसको पहले आउट करना है, और जो फाइफो में होता है कि जो फर्स्ट आया उसको फर्स्ट ही आउट करना है। कहाँ से? उसके बाद मैम जो अकाउंटिंग अकाउंट्स में से। अकाउंट्स में उसके से बाद नहीं, इन्वेंटरी में से, स्टोर रूम में। मैम जो ऑर्गेनाइजेशन की जैसे प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसमें हाँ, ये मोस्टली होता है कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो पीरियड होता है उसमें टाइम ऑफ एक्सपायरी जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ओके, उसके लिए फिर लाइफ और फाइफो यूज किया जाता है। हम्म, उसके बाद फिर टाइम फ्रेम है अकाउंट रिसीवेबल का, कि अगर तो हमारे मैम जितना हम लोन देते हैं उस पर हमें वो अकाउंट रिसीवर वो होता है कि जो उधार पे चीजें उस पर फिर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि जितना टाइम फ्रेम ज्यादा होगा उतना हमारा इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, तो हमने ये डिसीजन लेना होता है। उसके बाद होता है कि हमने डिस्काउंट कितना देना है और अमाउंट ऑफ कैश टू बी केप्ट ऑन हैंड की हमारी लिक्विडिटी कितनी है। ओके, उसके बाद मैम 5 स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर फाइनेंस एक्टिविटीज सेंट्रल टू स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। इसमें ये उन्होंने बेसिकली मेथड्स बताए हैं कि जिससे हम ये अकाउंटिंग इश्यूज को सॉल्व करते हैं। इसमें इनका एनालिसिस हम ये परफॉर्म ईपीएस और ईबीआईटी एनालिसिस। ये ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर एनालिसिस और ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एनालिसिस। उसके बाद मैम डेवलप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिटरमाइन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ये कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ को मेजर करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने पब्लिक ऑफरिंग करनी है। उस मैम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ये होता है कि हम जब स्टॉक शेयर्स को इनिशियली पब्लिक के लिए ऑफर करते हैं कि इसको कोई
भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि वेदर टू कीप कैश ऑफ शोर्स, कि हमने कितना कैश अपनी लिक्विडिटी के लिए रखना है। उसके बाद इन्होंने ईपीएस और ईबीआईटी एनालिसिस, ये दो इम्पोर्टेंट, जब हम ये एनालिसिस करने लगते हैं तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ये होता है कि जो हमने अपना कैपिटल रेज करना है उसको हमें स्टॉक से करना है या डेट से करना है। डेट में हम बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं और स्टॉक में हम शेयर्स इशू करते हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना है कि कुछ शेयर्स इशू कर दिए और कुछ बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दिए। और तीसरा है कि व्हाट वुड बी द फर्म्स प्रोजेक्टेड अर्निंग पर शेयर वैल्यू, कि हम अपने जो अर्निंग पर शेयर वैल्यू है उसको क्या प्रोजेक्ट करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि अर्निंग पर शेयर ये होता है कि अर्निंग पर शेयर इज अ नेट इनकम डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, की जो इसकी टोटल इनकम होती है इसको हम नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग होते हैं मैम उस पर डिवाइड करते हैं, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं इनको हम इशूड शेयर भी कहते हैं। अर्निंग पर शेयर इज रिड्यूस्ड व्हेन अ फर्म परचेज इट्स ओन ट्रेजरी स्टॉक। अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट best measure of success of a company. It's help to make capital acquisition decision. नहीं, आप सिर्फ स्लाइड की रीडिंग ना करें ना, इसका मीनिंग भी बताएं क्या आप मैम कहना अर्निंग चाहते हैं। मैम अर्निंग पर शेयर ये होती है कि जो हमारी नेट इनकम है उसको हम जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है इस पे डिवाइड करते हैं, तो हमारी अर्निंग पर शेयर निकलती है। जो शेयर आउटस्टैंडिंग होते हैं वो इशूड शेयर का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, ये जो अर्निंग पर शेयर इज रिड्यूस्ड, इसका क्या मतलब है? व्हेन अ फर्म परचेजेस इट्स ओन ट्रेजरी स्टॉक। मैम ट्रेजरी स्टॉक वो होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑनर्स अपना शेयर्स दोबारा कंपनी के दोबारा खरीद लेते हैं। क्या मतलब? हाँ सही कह रही हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन और करें ना। अच्छा चले आगे चले। इसके बाद मैम अर्निंग बिफोर इनकम और टैक्स है, ये स्टॉक वालों को स्टॉक जिन्होंने कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक लिया होता है ये उनको दी जाती है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इसमें कंट्रोल कम होता है क्योंकि जो रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। उसके बाद टाइम लिमिटेशंस होती हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी लिमिटेशंस होती है, एक्सटर्नल लिवरेज लिमिटेशंस होती हैं। अर्निंग इसके लिए मैम और जो ये अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स इसके लिए एक टाइम रेंज की लिमिट होती है, और जो डिविडेंड होते हैं वो भी उसके लिए भी लिमिटेशंस होती है। क्या लिमिटेशंस होती हैं? डिविडेंड्स की भी लिमिटेशंस होती हैं। डिविडेंड्स की क्या लिमिटेशंस हैं? मतलब व्हाई इट इज अ लिमिटेशन डिविडेंड? नहीं। अच्छा चले आगे चले। उसके बाद हम फाइनेंस अकाउंटिंग इश्यूज है, इसमें प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसमें अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामिन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द वेरियस एक्शन एंड अप्रोचेस। इसमें हम लोग जो हमारे कमिंग ईयर्स होते हैं उसके रिजल्ट्स, उसके लिए हम रिजल्ट्स पहले प्रोजेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इट इज यूज्ड forecast the impact of various implementation decisions। इससे हम अपने जो implementation decisions है उसमें ये हमें हेल्प देती है स्टेप। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि फाइनेंशियल स्टेट्स को प्रिपेयर करने के स्टेप, उसमें सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना इनकम स्टेटमेंट बनाती है बैलेंस शीट से पहले। उसके बाद फिर हम यूज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड टू प्रोजेक्ट सीजीपी एंड एक्सपेंस। और उसके सीजीएस बाद क्या होता उसके है? हम प्रोजेक्ट मैम कॉस्ट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सेल
ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम इसकी नेट इनकम को प्रोजेक्ट करते हैं। मैम आगे नहीं इसको एक्सप्लेन करें फिर आगे मैम कि ये ये उनके स्टेप्स उन्होंने परसेंटेज ऑफ सेल मेथड क्या होता है? कि मैम हमने इतने परसेंट इसमें सेल हमारी हुई है तो नेक्स्ट हमारी इतनी सेल्स होंगी। इतने परसेंटेज ऑफ सेल मेथड ये होता है कि अगर सेल्स इतनी हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारी सेल्स का इतने परसेंट होगी। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड सीजीएस को एस्टिमेट लगाने के लिए यूज किया जाता है। ओके आगे चलें। उसके बाद हम जो हम subtract dividend to be paid for from net income and add remaining to retained earning के जो डिविडेंड होते हैं हम उसको नेट इनकम में से माइनस करते हैं और जो बाकी बचता है उसको हम रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते हैं। ओके उसके बाद प्रोजेक्ट बैलेंस शीट आइटम्स बिगनिंग विद रिटेन अर्निंग के जो बैलेंस शीट्स के स्टार्ट होती है वो रिटेन अर्निंग से होती है। उसके बाद आता है लिस्ट कमेंट रिमार्क्स ऑन प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट की जो स्टेटमेंट हमने प्रोजेक्ट किया उस पे हम फिर रिमार्क्स देते हैं। ये मैम उन्होंने प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बताई है। ये साथ उन्होंने बताया कि 50% इंक्रीज 70% ऑफ सेल्स 10% ऑफ सेल्स 5% ऑफ सेल्स। ये बेसिकली जो लिखा हो ना 70% ऑफ सेल्स, ये मैम 10% ऑफ वो सेल्स, CGPA वाला है 5% ऑफ सेल्स, ये परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है। ये मैम उसके बाद ये बैलेंस शीट है। पहले उन्होंने एसेट्स बताए फिर लायबिलिटीज बताई हैं फिर ये उसके बाद रिटेन अर्निंग निकाल के और मैम ये इस तरफ उनकी एक्चुअल है और ये जो साइड वाली है वो उनकी प्रोजेक्टेड है। ये 5 और 7.75 ये वाली। इसके बाद कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इसमें हम evaluate the worth of a business central to the strategic implementation integrative intensive and diversification strategy often implemented through the opposition of other firms। इसमें मैम जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन होती है ये इंटीग्रेटिव इंटेंसिव और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज में ये होता है कि हम एक उसको किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं रखते। जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है तो वो हम किसी एक हमने एसेट खरीदे तो कोई किसी एक पे नहीं किसी एक पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसमें हम पोर्टफोलियो यूज करते हैं ताकि अगर एक में हमें लॉस होता है तो बाकी इसमें रिस्क कम होता है। और इंटेंसिव कौन सी होती है? मैम इंटेंसिव होती है मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये वाली इंटेंसिव स्ट्रेटजीज नहीं। और इंटीग्रेटिव कौन सी है? मैम मार्केट ये इंटेंसिव वो मार्केट पेनिट्रेशन और वो वाली। ओके अच्छा आगे चलें। इसमें मैम ये इसकी जब हम इसमें 3 अप्रोचेस होती है कि व्हाट आर फिल्म्स ऑन के फिल्म का पास क्या है और वो अर्न क्या करना चाहती है और वो एक्चुअली मार्केट में लाना क्या चाहती है। ये किसके 3 अप्रोचेज हैं? मैम ये बिजनेस की जब हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करते हैं एवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस। ओके के बाद मैम इसके उन्होंने मेथड्स बताए हुए। इसमें हम नेट वर्थ और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी ये एक मेथड है। इसमें हम जो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है इसमें हम गुडविल और इंटेंजिबल एसेट जो
गुडविल है वो एक्चुअली हमारे जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनमें आती है, ये ऐड करते हैं। दूसरा जो इसका मेथड है वो है नेट प्रॉफिट और कंजर्वेटिव वैल्यू वुड बी 5 टाइम्स दी फर्म्स करंट एनुअल प्रॉफिट। इसमें हम नेट प्रॉफिट में ये होता है कि जो हमारा एक्चुअल जैसे मतलब अगर हमारा अब 10% है तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी हम इसमें नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट करते हैं। नहीं, मतलब मेथड यही है, लेकिन आप कैलकुलेट क्या करवाना बताना चाह रही हैं वो नहीं आपको बताना आ रहा। दोबारा बोले। मैम अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मतलब 10 अगर वो हाँ जी, बोले बोले। मेरा जी मैम बोले। मैम जो उसका करंट वो होता है ना नेट प्रॉफिट, जो हम करंट वैल्यू लिखते हैं वो एक्चुअली उसका 5 टाइम होता है उसके जो एनुअल प्रॉफिट के। करंट प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट का 5 टाइम्स होता है। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? बेसिकली ये आप टॉपिक क्या पढ़ा रही हैं कि एक कंपनी की मैम या एक बिजनेस वर्थ की टोटल वर्थ वर्थ कैसे वर्थ कैलकुलेट की क्या जा है सकती है। ठीक है, जी मैम। तो अब इसमें इसको वर्थ से लिंक करें ना प्रॉफिट को। आप प्रॉफिट की बात कर रही हैं मैम जबकि वर्थ की मैम बात प्रॉफिट बतानी है। जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी वर्थ ज्यादा होगी। ओके, तो जो इसकी जो नेट इनकम होती है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या निकलता है? मैम नेट इसका इनकम को 5 नेट से। प्रॉफिट। ओके, आगे चलें। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड आता है, इसमें स्टॉक प्राइस और अर्निंग पर शेयर्स को पे डिवाइड करते हैं और फिर नेट इनकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई के जो एक स्टॉक की शेयर की प्राइस है उससे हम इसको मल्टीप्लाई ये कर मेथड देते किस हैं। चीज के लिए यूज होते हैं? ये दोनों मेथड क्यों यूज होते हैं या किस चीज के लिए? ये दोनों मेथड भी कंपनी की वर्थ फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं कि नहीं? मतलब किसी और चीज के मेथड हैं या वर्थ कैलकुलेट करने के ही मेथड्स हैं? मेरा मेरा सही नहीं है। सलमा, आपको समझ आ रही है? सलमा, जो मेरा आगे चले। मेरा ओके। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही। मैम अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। मैम मैं इतनी देर से वही आपको दोनों वो भी बताया मैंने आपको, मैं मुझे लगा कि शायद
मैं या तो कब तो से आपको आवाजें दे आप रही हूँ कि उसको आपको बार आवाज बार नहीं आ रही। रिपीट कर। मैम वो मैम मैं आपको जवाब दे रही थी, मुझे शायद ये लगा कि आप वो कंफ्यूज कर रही हैं कि, तो मैं बार बार रिपीट वही कर रही थी, वो जो रेशियोज वाला। ओके, आगे चलें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इश्यूज में। रिसर्च इसमें मैम ये होता है कि या तो हमने प्रोडक्ट न्यू लाना पड़ता है, और या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज लाना होता है, और या जो हम लोग की सर्विस है उसमें हम लोगों ने चेंज लाना था। उसके बाद जो इसमें स्ट्रेटजीज इंक्लूड होती है वो या तो हम लीडिंग और फॉलोइंग वाली करते हैं। लीडिंग में हम ये होता है कि या तो हम बिल्कुल न्यू चीज लाते हैं, लीड कर जाते हैं, और फॉलोअर्स में हम ये आपकी आवाज फिर डिस्कनेक्ट हो गई है मेरा।